देखिए एमवाई फैक्टर मैं मानता हूँ मोदी और योगी। अच्छा जी। और मैं उसी पे विश्वास भी करता हूँ। विपक्ष का काम ये है कि कभी कभी वो कंफ्यूज रहता है। योगी मोदी की बुराई करते करते वो देश की बुराई पे उतर आता है। देखिए ये भारत देश है, सुकून का देश है। आप वहाँ रहना चाहते हैं सीरिया में जहाँ आए दिन बम फोड़े जाते हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, कहाँ आप रहना चाहते हैं बताइए? आप बांग्लादेश में रहना चाहते हैं जहाँ आए दिन बवाल होता है? सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? असरार अहमद है। असरार जी क्या करना चाहेंगे? आपके उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? तभी तो मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मामला जो है अब योगी जी का डावाडोल चल रहा है। एसआईआर में जो नाम कटे हैं ये योगी जी की हार को तय करते हैं। और इस बार की विधानसभा में अखिलेश यादव का ये दावा है कि हर एक सीट पर 66,000 वोटर तो बीजेपी के वैसे ही कम हो गए हैं। और कह रहे सब फर्जी वोटर थे वो भी अब घट गए हैं, तो कह रहे कि योगी जी जा रहे हैं। देखिए दावा उन्होंने 14 में भी किया था, 17 में भी किया, 19 में भी किया, 22 में किया, 24 में किया, सब दावे फेल हो गए। और ये दावे 2047 तक फेल होते रहेंगे। अच्छा। ये जो हसीन ख्वाब सजा के रखे हैं ना थालियों में, वो परोसने के काम नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव को, और वही चीज़ हजम नहीं हो रही है। योगी जी ने एसआईआर पे एक बात कही कि जो 80% लोग उसमें हटे हैं, कटे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोगों से आप क्या मानते हैं? प्रदेश के मुखिया हैं, 24 करोड़ की जनता उनकी अपनी है जी। तो अब जो लोग कट गए उसमें 80% लोग जो हैं उनको जोड़ने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और वो आदेश भी दिए हैं। और जाहिर सी बात है मुखिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब उसके बेटे को हक नहीं मिलता है तो बेटे के लिए वो फिर जाता है। अखिलेश यादव जो अपने हैं इसका मायने ये निकाल रहे हैं कि ये भाजपा के समर्थक थे जिनके नाम कट गए हैं? नहीं, देखिए वो मुखिया हैं और उन 24 करोड़ 25 करोड़ की जनता उनकी अपनी है। अब जो उसमें 20% लोग हैं, हो सकता है रोहिंग्या हों, हो सकता है बांग्लादेशी हों, अदर से आए हुए लोग हों। देखिए उनकी ज़रूरत इस देश में नहीं है। न इस देश को रोहिंग्या की ज़रूरत है, न इस देश को बांग्लादेशियों की ज़रूरत है। इस देश को ज़रूरत है भारतीयों की। इस देश को ज़रूरत है यहाँ के भारत में रहने वाले वासियों की। हमें रोहिंग्या से कोई लेना देना नहीं, हमें बांग्लादेशियों से कोई लेना देना नहीं। और एसआईआर उसी की एक प्रक्रिया है, उनको खींच के बाहर करना चाहिए सरकार को। आप सहमत? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अरे कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर काफ़ी समय से रहते हैं, आप जो है ये जुल्म कर रहे हैं, आप इन्हें इस तरीके से निकाल रहे हैं, क्या पता आप इसी बहाने जो हैं कई हमारे जो वोटर्स हैं, मुसलमान वोटर्स जो हैं हमारे, आप उसे भी जो है इसी बहाने बाहर निकाल देंगे। तो ये विपक्ष को चिंता भी है और ये आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए विपक्ष को क्या चिंता है क्या नहीं चिंता है वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन रोहिंग्या को इस देश की ज़रूरत नहीं है, बांग्लादेशियों को इस देश की ज़रूरत नहीं है, और एसआईआर उसी की एक प्रक्रिया है। और आप देखेंगे कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे रह रहे हैं, हमारे धरोहरों को कब्जा कर रहे हैं, उनको हम बाहर भेजने का काम करेंगे। बाहर भेजने का काम करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे देखिए प्रक्रिया जो है अब समाप्ति की ओर है, चुनाव हालांकि अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी हालांकि अब देश के बाहर हैं, लेकिन जब भी वो आएंगे तो एक टीम के तौर पर काम करने की सोच रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी, क्योंकि कह रहे कि लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ी थी योगी जी के प्लान पर, अमित शाह जी के प्लान पर। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जो है वो उनका ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा दिया राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने। इस बार भी कह रहे वो भारी पड़ने वाली है। देखिए अभी हाल ही में चुनाव हुआ है बिहार का, वहाँ डिप्टी सीएम तय कर लिया, वहाँ सीएम तय कर लिया, वहाँ मंत्री तय कर लिए, फिर क्या हो गया? कहाँ किस नतीजे पे चले गए? तो ये जो हसीन ख्वाब हैं ये ख्वाब ही हैं साहब। ये ना ब्राह्मण नाराज है या मुसलमान नाराज है जो योगी जी से, कह रहे योगी जी भेदभाव कर रहे हैं, तो कह रहे फिर तो मामला कहने की गड़बड़ है। और यादव भी कह रहे एमवाई फैक्टर था ही, अब तो कह रहे ब्राह्मण भी नाराज है योगी जी से, तो कह रहे अब तो मामला पूरा ही गड़बड़ है। देखिए एमवाई फैक्टर मैं मानता हूँ मोदी और योगी। अच्छा जी। और मैं उसी पे विश्वास भी करता हूँ। अब वो क्या मानते हैं वो जाने, लेकिन एमवाई फैक्टर जो है वो मोदी और योगी का है। और सुशासन, गरीब कल्याण, विकास ही है मेन, तो उस पे काम हो रहा है। अब विपक्ष को शायद ये हज़म नहीं हो पा रहा है कि जो विकास हो रहा है, जो लोगों में तरक्कियाँ आई हैं, ख़ासकर मैं मुसलमानों की बात कर लेता हूँ। 2014 से और आज 2025 ख़त्म होने को है। इन वर्षों में लगातार मुसलमानों की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम एजुकेशन में देखेंगे तो पहले ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी, सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता था। आज उन्हीं मदरसों में क्या बदलाव हुआ मोदी और योगी के युग में कि कंप्यूटर साइंस, हिंदी इंग्लिश
मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अब IAS, PCS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं लोग। मतलब उनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छी हुई। जब एक घर में एक वकील बन जाता है तो अपने घर वालों की शिक्षा को बेहतर करता है वो। जब एक घर में कोई डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने बच्चों के, अपने परिवार की शिक्षा को और बेहतर कर सकता है। तो जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतने अच्छा समाज होगा। मौलानाओं की ये आपत्ति होती है कि मदरसों में आप जिस तरीके से ये अपने सरकारी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आप ये जो ज़बरदस्ती की जो चीज़ें करवा रहे हैं, इससे हमारी जो दीनी तालीम है आप उसको बैकफुट पर ला रहे हैं और अपनी चीज़ें हम पर थोप रहे हैं। आप वंदे मातरम को थोप देंगे इसी बहाने से, आप राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को थोप देंगे इसी बहाने से। तो हमारी दीनी तालीम से हमें हटा करके इस्लाम से हमें हटा रहे हैं आप, और बाकी चीज़ों में आप हमें थोप रहे हैं। जिस चीज़ का वो हवाला देते हैं उसी में कहा गया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान का मतलब ये है कि आपका ईमान का एक हिस्सा है कि आप अपने देश से मोहब्बत करें, एक चीज़। दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के कानून को मानना होगा। अब भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि आपको वंदे मातरम पढ़ना है, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए आपको, आपके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार का कानून है, आपके देश का कानून है। आप वहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, पढ़ने में कोई एतराज़, लेकिन आप, क्योंकि आपको वोट चाहिए, और जो मौलाना इस तरह के बयानात देते हैं उनमें अगर आप खंगालेंगे तो कोई समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, तो कोई कांग्रेस से राज्यसभा रहा है। भाई अगर मदनी साहब की बात करें तो मर्सिडीज़ में चलने वाले लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीब का दर्द क्या होता है। तो अब वो तो बयान देंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति चाहिए। दूसरा, रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी 5 दिन भारत में रहते हैं और 5 साल वो विदेश में रहते हैं, तो वो यहाँ की राजनीति और यहाँ के विकास को और यहाँ के सुशासन को नहीं समझ पाएंगे। जी। बाकी आपको लग रहा है कि यूपी में बाबा जी यानी कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो आगामी चुनाव को लेकर के एक मजबूत प्लानिंग के तहत हो रहा है, या फिर इस बार जो है थोड़ा अभी आपको भी लग रहा होगा मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट है, इस बार थोड़ा पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा चुनावी पेच काहे का? ये ब्राह्मण विवाद हो गया ना, कोई विवाद नहीं है साहब। कहते भेदभाव करते हैं। कोडिन कप अशरफ का मामला आया था तो वहाँ पर शायद कह रहे कि बाहुबली क्षत्रिय हैं, उनकी जाति से आता है, शायद इसलिए एक अलग तरीके का जो रवैया है वो अपना रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता, किसी और जाति से होता, यादव होता, तो अभी तक जो है बुलडोजर एक्शन हो चुका होता, इस मामले में जो भी आरोपी होते सबके घरों पर चल चुका होता बुलडोजर। तो ये देखिए, भेदभाव है, गलत का कोई साथ नहीं देता है, एक चीज़। दूसरा, 2 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। 46 लाख मकान मिले, जिनमें 4.5 लाख के करीब, ये मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि मुसलमानों को मिले। भाई ये तो मिल रहा है ना, तो किस चीज़ का भेदभाव चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि गुंडा राज कायम हो, वो भेदभाव चाहते हैं आप चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे पहले चौराहों पे बैठ के मारपीट किया करते थे 12 1 2 बजे रात तक, आप वो चाहते हैं? ये भेदभाव चाहते हैं आप? हम वो चाहते हैं कि विकास हो, हम वो चाहते हैं कि वो जो 12 बजे 2 बजे रात तक जो हुड़दंग हुआ करता था वो ना हो इस देश में। हम ये चाहते हैं कि इस देश में गरीब की जो ज़मीनें कब्जा कर ली जाती थी वो ना हो। यही विकास है साहब। आप इसको अगर भेदभाव कहते हैं तो ठीक है, आपको मुबारक, और जो ये सुशासन गरीब कल्याण है ये हमको मुबारक। कह रहे कुलदीप सेंगर का मामला देखिए, उन्नाव में रेप पीड़िता जो है वो दिल्ली में जब तक दस्तक नहीं दे रही थी तब तक ये मामला बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि कोर्ट ने भी कह दिया था कि अब जो है बीच में बेल मिल गई है। लेकिन जितना ही विपक्ष अपने आप को इस बात की शाबाशी दे रहा है कि हमने दबाव बनाया, हमने वो माहौल बनाया कि आज सरकारें जो हैं, जो कोर्ट जो है वो प्रेशर में आए और वो जो है उस निलंबन को रद्द कर दिया गया। देखिए, विपक्ष का काम ये है कि कभी कभी वो कंफ्यूज रहता है। योगी मोदी की बुराई करते करते वो देश की बुराई पे उतर आता है। दूसरा, आपको देश से मोहब्बत होती तो आप हर चीज़ की बुराई नहीं कर सकते। जो गलत है उसकी करेंगे तो फिर एक्सेप्ट है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें देश की अदलिया पे बड़ा भरोसा है। जब कोई मुसलमान छूट जाता है दंगे के चक्कर में या कानून व्यवस्था के चक्कर में, अगर वो जेल गया है या अगर वो आतंकवाद के रूप में गया है, आप कोर्ट में PIL दाखिल करते हैं, आप लड़ते हैं उससे, कोर्ट कुछ दिन बाद बरी कर देती है, तब तो आप ढिंढोरा खूब पीटते हैं पूरे भारत में कि हमें अदलिया पर भरोसा है। हाँ। जब वही अदलिया राम मंदिर पर फैसला देती है तो कहते हैं नहीं अदालत तो बिक गई। हाँ।
तो आप तय कर लीजिए पहले कि अदालत सही है या नहीं है, भारत सरकार का कानून सही है या नहीं है। पहले आप विरोध करते थे, नहीं नहीं साहब 3 तलाक जो है ना ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, खूब बहस हुई इस पर। फिर उसका नतीजा आज जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों में जो तलाक़ें हुआ करती थी, सब्ज़ी रेड़ी पटरी दुनिया के तेन विदेश में बैठ के वो तलाक दे दिया करता था, उनमें 95% की कमी आई है। बिल्कुल आई है। तो कौन जागरूक हुआ? इसका मतलब वो मुसलमान जागरूक हुआ। पहले आप देखते होंगे कि लोग मौलाना हजरात या मस्जिद में पढ़ाने वाले मदरसों से निकल, आज 51 IAS पैदा भाई निकले हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो ग्राफ बढ़ा है एजुकेशन। यही तो आरोप लगता है कि आप जो है दखल दे रहे हैं। आप ट्रिपल तलाक जो है वो हमारा मजहबी मसला था, आपने उसमें दखल दिया है। वक्फ बोर्ड जो है ये हमारा मजहबी मसला है, आपने इसमें दखल दे दिया है। तो कह रहे ये भाजपा, मोदी जी, योगी जी, इनकी आदत हो गई है कि दखल अंदाजी करनी है। जहाँ भी इस्लाम से संबंधित है, कुरान से संबंधित है, मुसलमान से संबंधित है, वहाँ दखल अंदाजी करो, ये आरोप लग जाते हैं। देखिए 3 तलाक का मुद्दा 95% कमी आई। आज मुसलमान कोई जेल नहीं गया है, तलाक भी नहीं दे रहा है, उसका जीवन यापन हो रहा है। दखल अंदाजी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं। एक कानून आया इस देश में वक्फ का। वक्फ पे ये भ्रम फैलाया गया कि जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं वो छीन ली जाएंगी। मुसलमान कंफ्यूज हुआ। किसने किया? जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, दरअसल ये मौलाना लगते हैं हमें। ये इनको ज्ञान कुरान का ज़्यादा है, आलिम को है, हमको है। अब वो उल्टा सीधा बयान दे देते। ओवैसी को जी को तो होगा ना। अब ओवैसी जी कंफ्यूज करते हैं पूरे देश को। देखिए वो गुमराह करते हैं। वो लीडर बनना चाहते हैं मुसलमानों के, लेकिन नहीं बन पाएंगे। उसमें वजह है, वजह यह है कि आप जो है खाली मुसलमानों को, आज आप अगर इतिहास देखेंगे तो उन्हीं के लोगों ने जो कब्ज़ा किया, जो प्रॉपर्टीज़ थी, और आज भी बड़े बड़े होटल हैं, उनको ये लगा कि अगर वक्फ का कानून पास हो जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी, तो ये जो हमारे होटल हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं कब्ज़े में आ जाएंगे। दारुसलाम देखिए कितना बड़ा है, वक्फ की ज़मीन पे है साहब। उसके पीछे 5 स्टार होटल है, वक्फ की ज़मीन पे। तो अब भाई उनको तो भ्रम पैदा करना था। लेकिन जब ये कानून पास हुआ, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो अलल खैर हैं, यानी वो ज़मीनें आपकी नहीं हैं, वो अल्लाह के नाम पे आप दे दी। अब वो कहाँ जाती हैं, किस यूज़ में आती हैं, वो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। लेकिन आपने क्या काम किया कि नहीं नहीं मुसलमानों की ज़मीन थी नहीं तो लेगी सरकार क्या, वो तो अल्लाह के नाम पे आप दे चुके हैं। लेकिन जब अब आपने अल्लाह के नाम पे दे दिया तो कितने कॉलेजेस बनाए आपने, ये बता दीजिए। कितने हॉस्पिटल उस पर बने आप बता दीजिए। कितने आपने उस पर मरीज़ों को फ्री में बेड का इंतज़ाम करवाया, आप बता दीजिए। कितने शादी घर बनवाए आपने, बता दीजिए। आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले देखेंगे कि योगी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आप प्रपोजल लाइए, हम वक्फ की ज़मीनों पर कॉलेजेस भी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, शादी घर बनाएंगे, ताकि मुस्लिम की बच्चियां जो है ना वो अच्छी तालीम पा सकें, अच्छी एजुकेशन पा सकें, ताकि देश का जो तरक्की का, जो विकास का रास्ता है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। यानी कि आपको कुल मिला के ये नहीं लग रहा है कि इस देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? भाई हम तो खड़े हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जुल्म होना चाहिए तब जब कोई गलत करे, उसके खिलाफ यहाँ के कानून को मैं तो ये मांग करता हूँ कि अगर कोई भी गलत करे, वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि इस देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि इस देश में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी ही एक्शन का रिएक्शन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है। यानी कि एक तरीके से वो कह रहे हैं कि यही एक्शन का रिएक्शन है। बांग्लादेश में दीपू दास की जो हत्या हुई है इसलिए हुई है क्योंकि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, और आप कह रहे हैं जुल्म नहीं होता। मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं है साहब। अगर अतीक अहमद गलत करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। अगर आज़म खान गलत करेंगे तो आज़म खान को उसकी सज़ा मिलेगी। मुख्तार अंसारी अगर गलत करेंगे तो उनको उनकी किए की सज़ा मिलेगी। दिग्विजय सिंह तो आपसे भी ज़्यादा जो है मुसलमान हितैषी हो रहे हैं, एक तरीके से साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन का रिएक्शन है। ये तो 2 सीटें तो आई हैं उनकी पार्टी की। अच्छा। अब ये रिएक्शन ही है साहब। अब इससे ज़्यादा रिएक्शन और हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा रिएक्शन यही है कि 2 सीटें उनकी आ गई, और हो सकता है यूपी में एक भी नहीं है और आएगी भी नहीं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो कहती हैं कि ना ये भारत है, ना हिंदुस्तान है, ना इंडिया है, ये है लिंचिस्तान। इस देश में कह रहे हैं कि अखलाक हो गए या कई ऐसे नाम वो लेते हैं, कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है बात बात पर, इसलिए भारत नहीं है, ये लिंचिस्तान है। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये भारत देश है, सुकून का देश है। आप वहाँ रहना चाहते हैं सीरिया में जहाँ आए दिन बम फोड़े जाते हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, कहाँ आप रहना चाहते हैं बताइए? आप बांग्लादेश में रहना चाहते हैं जहाँ आए दिन बवाल होता है?
आप चुन लीजिए, आपको सीरिया जाना है, आपको पाकिस्तान जाना है, या आपको अफ़गानिस्तान जाना है जहाँ कट्टरवादी की सरकार रहती। आप तय करिए ना भाई, आपको कौन सा देश पसंद है। जहाँ आए दिन बम फोड़े जाते हैं आप वहाँ चले जाइए, अगर देश आपको ये देश नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो गुमराह करना है मुसलमानों को, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप चाहते हैं कि मुसलमान जो है ना वो पसमंदा है, पसमंदे रहे। अच्छा। आप वो पढ़ ना पाए किसी तरह। आप ये चाहते हैं वो आगे ना आए, आगे आएगा तो लीडरशिप की बात करेगा, फिर आपकी लीडरशिप खतरे में आ जाएगी। जैसे बिहार में नहीं मिली लीडरशिप, खत्म हो गया मामला। हसीन सपने थे वो सारे चकनाचूर हो गए। और जाहिर सी बात है, जब बात बांग्लादेश की आएगी और जब बात वहाँ के हिंदू भाइयों के जुल्म और ज़्यादती की आएगी तो आवाज़ उठाना लाजिम है, और आवाज़ उठाते रहेंगे, भारत सरकार से मांग करते रहेंगे। एक वहाँ का जो प्रधानमंत्री है यूनुस, उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, वो अपना देश नहीं संभाल पा रहा है। कैसे नोबेल प्राइज़? मैं तो भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि उसे वापस करवाना चाहिए। किस बात का नोबेल प्राइज़? जब आपका देश आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसे नाकारा और निकम्मे को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसे, देखिए हाल ही में मुफ्ती साहब आप देखेंगे कहीं ऐसे, मौलाना मदनी साहब है, कहते हैं कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। क्या ऐसे बयान जो है ये कई ऐसे मुसलमान होते हैं जो जल्दी से अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो गुमराह हो जाते हैं, क्या ऐसे बयानबाजी जो है उन्हें और भड़का देती हैं? देखिए, बयानबाजी तो भड़काती है, उसमें दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन मैं तो अपील करता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। अब वो देश नहीं रहा, अब यहाँ का मुसलमान जागरूक हो गया है और इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में, इनके बयान से आ जाते हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। देश इनको अब यहाँ का जो मुसलमान है वो इनको ग्रोथ में नहीं लेता है, इनकी बातों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। ये तरह कभी कहेंगे कांग्रेस को वोट दे दो, तो कभी कहेंगे बसपा को वोट दे दो, कभी कहेंगे सपा को वोट दे दो। लेकिन मुसलमान जान गया है वो कहाँ वोट देना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, ये वो खुद तय कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी का रास्ता क्लियर है? 27 का चुनाव जो है इसमें रास्ता बिल्कुल क्लियर है? हमें 27, 32, 37, 47 सभी सब क्लियर दिख रहा है।